या नहीं। 9.82 का इन्होंने दिया हुआ है ए। आयन ट्रांसफर क्या रखा है, चलो देख लेते हैं वैसे। जो क्लोरीनेशन, लाइमिंग और रिकार्बोनेशन जो है, आयन ट्रांसफर कैसे कह सकते हैं, पता नहीं भाई, देखो इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद स्टैंडर्ड नोटेशन, द टोटल सबसरफेस एरिया रिक्वायर फॉर सोक पिट और डिस्पर्जन ट्रेंच, जो सोक पिट है और डिस्पर्जन ट्रेंच है, वो कितना एरिया रिक्वायर चाहिए होता है। तो इन्होंने तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया हुआ है, रेट वन का भी। ये कोई इन्होंने नया कोड बताया, तो इसका ये फॉर्मूला कहीं पे नोट डाउन कर लेना। Q इज इक्वल टू 130 बाई रूट टी। इसके अनुसार सोक पिट का एरिया निकाला जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो, सीवेज जो है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं, 200-250 मिलीग्राम पर लीटर। सेडिमेंटेशन टैंक 55% सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर देता है। और वाटर कंटेंट स्लज का कितना है, 95%। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ स्लज प्रोड्यूस आफ्टर treating 6.5 into 10 is to the power 6 लीटर ऑफ सीवेज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज कितनी ली गई है, 1 ली गई है। तो ये कह रहा है कि कितना स्लज प्रोड्यूस होगा अगर इतना लीटर सीवेज हमने ट्रीट कर दिया आफ्टर ट्रीटिंग 6.5। अब देखो ये क्या कह रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब कि अब आप ये देखो इतने लीटर सीवेज है, 6.5 इंटू 10 is to the power 6, और हर लीटर में कितना सॉलिड कंटेंट है, 250 मिलीग्राम। ठीक, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि भाई जो सेडिमेंटेशन टैंक है 55% सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर देता है। ठीक, तो जो हमने टोटल निकाला, जैसे मेरे हिसाब से इस तरीके से कुछ किया जाएगा, 6.5 गुना 10 की पावर 6 इतने लीटर हमारे पास वेस्ट वाटर था। और उसमें 55% जब आपने ट्रीट किया तो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हो गया। 55% अगर रिमूव हुआ है तो 45% बचा रहेगा। ठीक, अब इतना बचा रहा, तो इसमें कितना, इसका 95% जो है पानी है, और बाकी 5% आपका सॉलिड है। तो इसने पूछ क्या, क्वांटिटी ऑफ स्लज प्रोड्यूस। चलो देखते हैं इन्होंने कैसे कर रखा है, मतलब इसका 5% और करना चाहिए, 9.80। ये क्या क्या कर रखा है भाई, ये देखो। सस्पेंडेड सॉलिड थे 250 मिलीग्राम पर लीटर। एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक है 55%, तो 55% बराबर हो गया आपका 0.55। तो कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन स्लज, तो स्लज में सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा कितनी होगी, तो 250 का इसने 55% यहीं पे निकाल लिया। तो ये आ जाएगा आपका 137.5। तो 6.5 गुना 10 की पावर 6 लीटर में कितना हो जाएगा, बस इसमें सीधे मल्टीप्लाई करते चले गए, तो 89.893.75 kg आ गया। ठीक है, देखो डायरेक्ट ही है, चाहे आप डायरेक्ट चल लोगे भाई, इतना स्लज था, 6.5 इंटू 10 is to the power 6। ठीक, और इसमें 250 मिलीग्राम पर लीटर आपका सस्पेंडेड सॉलिड हो गया, उसका 45% आपने रिमूव कर दिया, मतलब इस तरीके से भी आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। टोटल टोटल वेट ऑफ वाटर इन स्लज, इसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी की मात्रा इसने कैसे निकाली, ये क्या करा इसने, टोटल वेट ऑफ वाटर इन स्लज, वाटर कंटेंट ऑफ स्लज है 95%। तो अच्छा, इसने ऐसे निकाला। देखो ये क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड है। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब कितना हो गया, तो देयरफॉर सस्पेंडेड सॉलिड इतना। देखो मान लीजिए टोटल आयतन है x, ठीक, उसका 5% किसके बराबर है, 893.75। तो x कितना हो गया आपका, मतलब कि टोटल वॉल्यूम हो गया, मतलब कि इतना सीवेज का पानी, 893.75 इंटू 0.05। अब इसका जो अगर आप 95 कर देंगे तो आपको टोटल वेट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा मिल जाएगी। टोटल वेट ऑफ स्लज हो गया आपका इतना। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ स्लज अगर आपको निकालना है इतना केजी डिवाइडेड बाई
1000 किलोग्राम। अब आपको ये टोटल वेट ऑफ स्लज मिल गया और जो स्लज है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 दी हुई है, तो 1 गुणा 1000 की मल्टीप्लाई करके डेंसिटी निकाल ली तो 17.875 मीटर क्यूब। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एलिमेंट्री इक्वेशंस का ही, ज्यादा इसमें इन्होंने कैलकुलेशन नहीं की, बस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि स्लज क्या होता है, सीवेज क्या होता है, इतने प्रतिशत ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रिट रिमूवल यूनिट, इनमें से कौन सी ग्रिट रिमूवल यूनिट है, विच ऑल्सो रिमूव सिल्ट एज वेल एज सम ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद ग्रिप। इनमें से कौन सा ग्रिट रिमूवल यूनिट है जो कि सिल्ट को भी रिमूव करता है और सम ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद ग्रिट को भी रिमूव करता है। क्या होना चाहिए बच्चों? देखो स्किमिंग टैंक तो इस काम को नहीं करता, डेट्राइटस टैंक तो, डेट्राइटस टैंक हो सकता है इसका। ग्रिट रिमूवल क्या करता है, तो जो हमारा सबसे पहले हमने देखा था ग्रिट रिमूवल यूनिट जो थी, इसका काम क्या था, सिर्फ ये एक ही काम करता है, ग्रिट को रिमूव करता है, मतलब इनऑर्गेनिक मैटर को हटाता है। लेकिन डेट्राइटस टैंक इनऑर्गेनिक मैटर को तो हटाता ही है, साथ में ऑर्गेनिक मैटर को भी हटाता है, ये हमने पढ़ा था। 9.79 का हो जाएगा ए। ठीक, चलो आगे। ये देखो, स्लज थिकनिंग इनमें से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ग्रेविटी थिकनिंग के द्वारा भी, एयर फ्लोटेशन के द्वारा भी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन भी था इसका आंसर। सेंट्रीफ्यूगेशन तो इसका 1 2 3 दोनों हो जाएगा। 9.78। ठीक, चलो। इन कंटेक्स्ट ऑफ स्लज कंडीशनिंग, जब आप स्लज को ट्रीट करते हैं, ठीक, तो एल्यूट्रिएशन इज सिनोनिमस टू, एल्यूट्रिएशन किसके सिनोनिमस होता है, मतलब एल्यूट्रिएशन का क्या मतलब होता है, ये हीटिंग के सिनोनिमस होता है। मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पे, एल्यूट्रिएशन, तो इसको देखना एक बार। ठीक है, एल्यूट्रिएशन क्या चीज होती है ये हम अभी देख लेते हैं, रुको। एल्यूट्रिएशन तो बेटा ये उसको कह रहा है, मुझे थोड़ा गलत ध्यान आ रहा था, वॉशिंग को कह रहा है ये। 9.77। देखो ये कह रहा है, इस प्रोसेस में, एल्यूट्रेशन की प्रोसेस में स्लज कंडीशनिंग, मतलब कि स्लज को कंडीशन किया जाता है या स्लज को एक तरीके से तैयार किया जाता है, इन विच स्लज इज वॉश्ड, स्लज को आप क्या करेंगे, धुलेंगे, एदर बाई फ्रेश वाटर, साफ पानी से, और प्लांट एफ्लुएंट, मतलब कि प्लांट से ही जो एफ्लुएंट निकल रहा है चाहे उसी से साफ कर दो, तो रिड्यूस द स्लज एल्केलिनिटी एंड फाइन पार्टिकल, ताकि स्लज में जो एल्केलिनिटी है और फाइन पार्टिकल उसको कम कर दिया जा सके, ताकि जो कोगुलेंट रिक्वायर्ड है स्लज डीवाटरिंग में वो हो सके। एल्यूट्रिएशन मतलब धुलने की प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वॉशिंग। ठीक है, चलो इसके बाद हम आते हैं इस पे,
अ टैंक, कोई टैंक जिसमें रॉ और पार्टली treated sewage is collected, left to stay and discharged at such a rate as may be necessary for subsequent treatment is called। एक टैंक जिसमें रॉ वाटर या पार्शियली ट्रीटेड सीवेज को आप कलेक्ट करते हैं, लेफ्ट टू स्टे, उसको रखा जाता है थोड़ी देर, एंड डिस्चार्ज एट सच अ रेट एज मे बी नेसेसरी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। ठीक, कोई टैंक जिसमें रॉ या पार्टली ट्रीटेड सीवेज को आप कलेक्ट करेंगे, कुछ समय के लिए रखेंगे, और उस और उसको उसमें से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी रॉ ट्रीटेड सीवेज और पार्टली ट्रीटेड सीवेज को निकाल लिया जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? डोजिंग टैंक कहेंगे, या सेडिमेंटेशन टैंक कहेंगे, सेटलिंग टैंक कहेंगे, स्कीमिंग टैंक। क्या है इसका आंसर? मुझे तो ए लग रहा है भाई, बाकी तो देखते हैं। 9.76 का ये डोजिंग टैंक। डोजिंग टैंक का मतलब आप धीरे धीरे भाई जैसी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से डोज दे रहे हो, मतलब उसमें से निकाल रहे हो मटेरियल को। ये देखो, which one of the following type of treatment will be used for neutralization of alkaline effluent? जो alkaline effluent है उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है? देखो, लाइमस्टोन ट्रीटमेंट। लाइमस्टोन ट्रीटमेंट कौन सा होता है भाई? कॉस्टिक लाइम ट्रीटमेंट। कॉस्टिक लाइम, जो कॉस्टिक है वो तो वैसे ही CaOH होल ट्वाइस हो गया, तो बेसिकली अल्कलिनिटी में अल्कलिनिटी थोड़ी मिलानी है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से H2CO3 बन सकती है, जो कि एक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl। तो कायदे से सी या डी में से आंसर होना चाहिए, बाकी लेके देखते हैं क्या है। 9.75 का डी। ठीक है। ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म में मेजर गेज प्रोटीन 7.5। 7.5 का नहीं दिया इन्होंने, 7.5 का है डी। 7.5 का डी का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटमेंट। तो वो लाइम स्टोन ट्रीटमेंट तो कुछ होता नहीं, चूना पत्थर आप मिला देंगे कुछ नहीं होगा। कॉस्टिक लाइम, कॉस्टिक, कॉस्टिसिटी का क्या मतलब होता है? एल्कलिनिटी होता है। अब आपको अगर एल्कलाइन एफ्लुएंट है, जो बाहर निकल रहा है वो एल्कलाइन है, उसे अगर ट्रीट करना है तो एल्कलाइन में एल्कलाइन थोड़ी जोड़ेंगे, एसिडिक मिलाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है आपका? H2CO2 रहता है, वो अगर पानी से मिलेगा तब H2CO3 बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिडिक हो ही गया, तो इसलिए डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। देखो 175 क्या हो गया? ml हो गया, और 2000 क्या हो गया? मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, इस लीटर को अगर हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 की गुणा करनी पड़ेगी, और अगर नीचे 1000 की गुणा होती है तो ये 1000 ऊपर आ जाता है। ठीक, तो इससे आपका आ जाएगा 87.5 मिलीलीटर पर ग्राम। और स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है आपका? देखो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है। स्लज डेंसिटी इंडेक्स होती है 100/SPI, तो 100 ये करेंगे तो आपका 1.14 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बस बेटा इसी का ही आप ध्यान रखें, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया गया, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कुछ वैसे क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सेंस वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू बायो एनर्जी एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बायो एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब कि गैस से जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो गया उससे मीथेन निकली, और मीथेन से आपने उसका काम इस्तेमाल किया हीट अप करने में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायो एनर्जी एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। प्लांट्स इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गैस ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस ग्रोथ। क्या मतलब हुआ? प्लांट्स इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गैस ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस ग्रोथ।
कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम बायोगैस इज लेस देन दैट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। मतलब कि बायोगैस से जो आप एनर्जी प्राप्त करते हो उसकी कॉस्ट फॉसिल फ्यूल क्या होता है बच्चों? फॉसिल फ्यूल होता है जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है आपका फॉसिल फ्यूल। डाइजेशन ऑफ स्लज में प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड विच आर इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ। जो स्लज का डाइजेशन है उससे हाइड्रोजन सल्फाइड बन सकती है और नाइट्रस ऑक्साइड बन सकती है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस होती है। चलो देखते हैं। फ्लोटिंग डोम इंस्टॉलेशन इज द प्रेफर्ड ऑप्शन एज इट सप्लाई गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस प्रोड्यूस। फ्लोटिंग डोम का इंस्टॉलेशन, फ्लोटिंग डोम क्या होता है बच्चों? ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखो, ये है बेटा फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट। इसमें क्या होता है, जैसे स्लज है और ये ऊपर फ्लोट करता रहता है, मतलब जैसे इसमें गैस बनेगी ये ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा और यहाँ से आपका बायोगैस आप इकट्ठी कर सकते हैं। फ्लोटिंग डोम इसे बोला जाता है। चलो इसके आंसर पर ही चलते हैं हम सीधे। क्या क्या थोड़ा उस तरीके का क्वेश्चन है ये, मतलब जनरल नॉलेज और जीके जीएस टाइप। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7-2 कुछ दे रखी है एक्सप्लेनेशन, इन्होंने इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। ये भाई आंसर देखो जो यूपीएससी ने दिया है और खत्म करो इस 9.72 का सी। 234 मतलब जो बायोगैस है उससे एनर्जी प्राप्त करने की कॉस्ट कम होती है। चलो बात ठीक है। जो स्लज से आपका H2S और नाइट्रस ऑक्साइड बन सकती है जो कि इंजीनियरस होती है। फ्लोटिंग डाउन इंस्टॉलेशन इज प्रिफर्ड ऑप्शन एज इट सप्लाई गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस प्रोड्यूस। जो फ्लोटिंग डोम है वो क्या पैदा करता है, गैस को आपको इक्वल प्रेशर पे देता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। मतलब कि देखो सीधी सी बात है, अगर गैस कम प्रोड्यूस हो रखी होगी तो फ्लोटिंग डोम नीचे होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। गैस ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो ऊपर उठ जाएगा, तो वो प्रेशर कांस्टेंट रखता है। तो ये तीन चार बातें हैं, कहीं मेरे हिसाब से इसे नोट करने की जरूरत नहीं, कि हर चीज नोट नहीं की जा सकती। जो ऐसे क्वेश्चन है जो कभी कभी आते हैं, इस पर आ जाओ। Anaerobic sludge digester by itself is considered to be better method than other method of sludge treatment। जो anaerobic sludge digester है उसको कहा जाता है कि ये एक better method होता है बाकी methods के मुकाबले। During anaerobic sludge digestion, anaerobic sludge digestion के दौरान मीथेन पैदा होती है। Also rodents and other pests are affected when digester sludge is dried। एनारोबिक स्लज डायरेशन के दौरान मीथेन पैदा होती है। ऑल्सो रोडेंट्स, रोडेंट्स का मतलब होता है जैसे चूहे वगैरह होते हैं उनको रोडेंट्स बोलते हैं। एंड अदर पेस्ट्स, और बाकी जो चीड़ वो होते हैं कीड़े मकोड़े वो पैदा होते हैं जब डाइजेस्टर स्लज इज ड्राइड। जब आपने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से जो वेस्ट निकला उसको जब आप डाइजेस्ट करते हैं तब। देखो यार, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इज बेटर मेथड, मेरे हिसाब से बेटर मेथड तो नहीं होता ये, क्योंकि एरोबिक वाला तो ज्यादा बेटर होता है। बाकी देख लेते हैं आंसर में क्या क्या रखा है। बी, anaerobic digester plant is better method of handling of sludge as it produces large amount of energy in the form of methane। It in this rodent and pests are attracted when sludge is dried। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। anaerobic digester plant is a better matter of, यार ये बात नहीं, एनारोबिक डाइजेस्टर प्लांट बेटर कहाँ से हो गया? मुझे तो एरोबिक ही बेटर लगता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों?
ठीक है बेटा, तो इस बात को आप नोट कर लेना कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होता है वो बेटर समझा जाता है बाकी उसके मुकाबले। रीजन क्या है कि मीथेन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग, मीथेन जो होती है, मीथेन से आपको एनर्जी मिल जाती है। तो अगर ये ऐसे लिखता ना कि भाई मीथेन से एनर्जी मिलती है, तो हम इस स्टेटमेंट को इसका रीजन मान लेते। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई रोडेंट और पेस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि इसकी डिमेरिट है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेस्ट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड होते हैं उनके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है। पहला, द पॉन्ड हैज अ सिम्बायोटिक प्रोसेस ऑफ वेस्ट स्टेबलाइजेशन थ्रू एल्गी ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर। जो पॉन्ड है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, उसमें कह रहा है कि भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में। मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि एल्गी क्या पैदा करती है, ऑक्सीजन पैदा करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। और यही ऑक्सीजन बैक्टीरिया के द्वारा इस्तेमाल कर दी जाती है। किस चीज के लिए? बैक्टीरिया के द्वारा इस्तेमाल कर दी जाती है। ऑक्सीजन लेके वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। ठीक, द ऑक्सीजन इन द पॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो पॉन्ड की ऑक्सीजन है एल्गी पैदा करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द डिटेंशन पीरियड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 to 3 days। ये एक बार आप चेक कर लेना। द बैक्टीरिया विच डेवलप इन द पॉन्ड आर एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, लेकिन एनारोबिक भी पैदा हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो 1 और 2 तो पक्का सही है, और अगर दो ही है तो 1 और 2 ये आंसर हो जाना चाहिए इसका 9.70 ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड। ठीक, डिटेंशन पीरियड मैंने आपको लिखवाया था ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, वो आप देख लीजिएगा वहां से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। ये कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, जिसमें जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गई, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, ये सब। प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज नॉट रिक्वायर्ड इन सम केसेस। ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि कहीं पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन सेटलिंग टैंक तो रिक्वायर होता है, आई थिंक। बीओडी रिमूवर occurs in 2 stages। 2 स्टेज में बीओडी का रिमूवल होता है। एरेशन वॉल्यूम रिक्वायरमेंट आर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ दोज ऑफ कन्वेंशनल और टेपर्ड एरेशन प्लांट। रिटर्न स्लज इज एरेटेड फॉर 30 मिनट टू 90 मिनट इन द स्लज एरेशन टैंक। देखते हैं भाई, इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन ही देखनी पड़ेगी 9.69 की क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। Contact stabilization process or bioabsorption. In this process, the sewage and recycled internal sludge are mixed and aerated for comparatively short period, आधे से 1.5 घंटा, in a special mixed tank called contact tank। यही तो है वो हमारी। अच्छा, ये कोई नई प्रोसेस है क्या? क्योंकि हमने देखा है एरेशन टैंक हो गया, फिर उसके बाद सेटलिंग टैंक आता है, फिर ये स्लज री एरेशन टैंक और स्टेबलाइजेशन टैंक। अच्छा, ये कोई नई प्रोसेस है। क्या दिया था इन्होंने आंसर? डी। डी 9.69 का डी, 234। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। अच्छा, ये क्वेश्चन इसी के आधार पर था। प्राइमरी सेटलिंग टैंक तो रिक्वायर होता ही है कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो बस इसी हिसाब से आपका 234 सही। ये क्वेश्चन बेस्ड ही इसके ऊपर है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं, कि जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है और ट्रिकलिंग फिल्टर है, उसमें प्राइमरी सेटलिंग टैंक हमारा रिक्वायर होता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड ऑफ अ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के रिगार्डिंग आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। द साइज रिक्वायर्ड इज लार्ज। साइज रिक्वायर कैसा होता है? बड़ा होता है। एंड अनइकोनॉमिकल कैसा होता है? अनइकोनॉमिकल होता है। व्हेन सर्विंग मोर देन रफली 100%। जब वो किसे 100 से ज्यादा लोगों को अगर सर्व करता है, तब ये ऐसा होता है। अच्छा, इट कैन रिमूव अराउंड 90% ऑफ बीओडी एंड 80% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड।
चलो देखते हैं अगला क्या है। देखो बेटा, सेप्टिक टैंक के जो हमने पॉइंट्स लिखवाए थे वहां से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। एज कंपेयर टू स्लज होल्डिंग प्लांट प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, ए सेप्टिक टैंक कैन होल्ड अबाउट 90% लेस स्लज वॉल्यूम। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के मुकाबले ये 90% कम स्लज वॉल्यूम को होल्ड कर सकता है। फ्रीक्वेंट रिमूवल ऑफ स्लज इज नॉट रिक्वायर्ड। स्लज उसमें से निकालने की फ्रीक्वेंटली निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब हालांकि एक ही क्वेश्चन में इसने काफी सारी चीजें पूछ ली हैं, लेकिन क्या है कि इनसे एक एक से आपके इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो 9.68 का क्या आंसर दिया हुआ है। सी दिया हुआ है। सी का मतलब 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। एज कंपेयर टू स्लज होल्डिंग ऑफ अ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, सेप्टिक टैंक कैन होल्ड 90% लेस। एक तो इसने ये बात सही कही, फ्रीक्वेंट रिमूवल ऑफ स्लज इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बात भी इसने ठीक कर। चलो बेटा, एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के बारे में ये बात कर रहा है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के बारे में देखो क्या क्या चीजें सही होगी। हाँ बच्चों, देखो क्या कह रहा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इट इज लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू सेवरल अदर मेथड। बाकी के मुकाबले ये लेस एक्सपेंसिव होता है। चलो, प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेबल सॉलिड इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट टू ए मिनिमम। जो सेपरेबल सॉलिड है उससे एनवायरनमेंट पर मिनिमम प्रभाव पड़ता है। क्वांटिटी ऑफ सेपरेटेड सॉलिड रिक्वायरिंग डिस्पोजल मिनिमम। जो सेपरेटेड सॉलिड, जो मान लीजिए उसमें से जो सॉलिड वेस्ट बाहर निकला, उसको डिस्पोज करने के लिए मतलब मिनिमम हमको डिस्पोजल चाहिए होता है। डाइजेस्टेड स्लज इज वेरी रेडिली डिवाटरेबल। जो डाइजेस्टेड स्लज है वो आसानी से उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। तो इसका देखते हैं क्या क्या आंसर है। 9.67। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही डीप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 9.67 का ए। 1 2 3 4, इट इज लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब सारे स्टेटमेंट सही है। प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेबल सॉलिड इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट टू अ मिनिमम, चलो ये बात ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सेपरेटेड सॉलिड रिक्वायर्ड डिस्पोजल, क्वांटिटी भी कम होती है। डाइजेस्टेड स्लज इज वेरी रेडली डिवाटरेबल। एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है बेटा। बेटा आज तो मैं इतना ही रख पाऊंगा, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कल वाली क्लास में मुझे एक्चुअली कहीं जाना पड़ेगा आज। और आरआरबी वगैरह के क्वेश्चन कर रहे हो तो